जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 के अंतर्गत जो आपका पेपर नंबर 2 है लिंग विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत लेक्चर नंबर 21। इसके पहले हम लोग 20 वीडियो महत्वपूर्ण सारे टॉपिक पर हम लोग कंप्लीट किए हैं। आज जो ये वीडियो हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 21 होगा और आपका जो टॉपिक होगा पर्यावरण की संरक्षा में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका। दोस्तों जो पर्यावरण है, पर्यावरण की संरक्षा है, पर्यावरण की संरक्षण है, पर्यावरण को जो बचाना है, इसमें महिलाओं की विशिष्ट भूमिका क्या है, इसी के विषय में आज का ये टॉपिक है। जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण का स्वरूप क्या होता है। दोस्तों पर्यावरण का स्वरूप यानी पर्यावरण किसे कहते हैं। अगर देखा जाए कि पर्यावरण किसे कहते हैं तो हम जिस आवरण से हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ घिरा हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का स्वरूप जनरली देखा जाए तो पर्यावरण के स्वरूप तथा उसके तत्वों से ही अध्ययन क्षेत्र एवं विषयों का बोध हो जाता है। पर्यावरण के तत्वों को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला भौतिक या अजैविक तत्व और दूसरा जैविक तत्व। ठीक है। इस प्रकार पर्यावरण भौतिक एवं जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं। अध्ययन विषयों से संबंध अधोलिखित चार्ट से स्पष्ट किया जा सकता है। अब एक चार्ट हम लोग देखेंगे और चार्ट के माध्यम से हम लोग जैविक और अजैविक यानी भौतिक का मतलब क्या हो गया, भौतिक और जैविक ये प्राकृतिक हो जाता है और जैविक का मतलब हो जाता है पर्यावरण। तो भौतिक और जैविक क्या होता है इसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नीचे वो चार्ट अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। ठीक है। अध्ययन विषयों से संबंध अधोलिखित चार्ट से स्पष्ट किया गया है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है तो इसका कार्य स्वरूप है पर्यावरण, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है और वर्तमान में जो पर्यावरण की संरक्षा हेतु अत्यधिक जागरूकता और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण यदि असंतुलित हो जाएगा तो मनुष्य का जीवन ही नहीं अपितु अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक है, प्रकृति में जो भी चीज़ बनाया गया है ये प्रकृति को संतुलन, पर्यावरण को संतुलन करने में इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर समाप्त हो जाता है तो जो प्रकृति का अस्तित्व है ये समाप्त हो जा सकता है। तो पर्यावरण का स्वरूप हम निम्न 2 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला शाब्दिक अर्थ और दूसरा परिभाषीय अर्थ। पर्यावरण के तत्व। ठीक है। अब पर्यावरण के तत्व के अंतर्गत हम लोग देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट छोटा सा प्रस्तुत किया गया है, इसको आप लोग देखिए। यहाँ पर है कि पर्यावरण के तत्व देखा जाए तो पर्यावरण ये होगा, पर्यावरण में पाए जाने वाले तत्व व कारक निम्न है। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा चीज़ है जैसे जो मनुष्य बनाता है, यानी जो भी प्रकृति में जो भी चीज़ है जो मनुष्य ने बनाया है उसे मानव निर्मित बोलते हैं। और जो प्रकृति जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, ये सारे के सारे अगर प्राकृतिक के अंतर्गत देखा जाए तो ये प्राकृतिक होता है। और मानव जैसे मानव ने बनाया, फर्नीचर बना दिया, घर बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया इत्यादि, ये सब अगर देखा जाए तो मानव निर्मित होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि प्राकृतिक में जैविक, अजैविक होता है और जैविक होता है। ठीक है। जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है उसमें जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है। तो अजैविक में दोस्तों आता है जलमंडल, यानी जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों जो मंडल हैं ये अजैविक में आते हैं। और जैविक में देखें दोस्तों तो वनस्पति जगत, सूक्ष्म जगत और प्राणी जगत, ये सारे के सारे क्या आते हैं तो जैविक। जैसे वनस्पति जगत, इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे वनस्पति के अंतर्गत। सूक्ष्म जगत यानी छोटे छोटे जीव जंतु आ जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्म जगत में। और प्राणी जगत में जो हम लोग मानव हैं ये हम लोग प्राणी जगत में आएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे वनस्पति जगत, पेड़ पौधे में भी जान है, सूक्ष्म जीव जंतु में भी जान है और प्राणी जगत यानी मनुष्य में भी जान है। तो ये आपका जैविक हो गया। और अजैविक देखेंगे तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जो हम लोग स्थल मंडल पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, जल मंडल में भी अपना जल होता है, समुद्र हो गया, नदी हो गया, तालाब, पोखरा इत्यादि, ये सब जल मंडल हो गया।
और वायुमंडल आपका आकाश हो गया। ठीक है, तो ये 3 मंडल आपका अजैविक होता है। ठीक है, अब देखिए मानव निर्मित के अंतर्गत देखा जाए तो आध्यात्मिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण, दार्शनिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, शैक्षिक पर्यावरण और तकनीक और यांत्रिक पर्यावरण, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण है और ये सारे के सारे पर्यावरण के तत्व हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा का इतिहास। दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यावरण के प्रति जो चेतना आज जागृत की जा रही है, ठीक है, वह भारतीय ऋषि मुनियों की वाणी और जनसाधारण के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थी। प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली के लिए प्राकृतिक रूप से शांत तथा सुरमय स्थानों का चयन किया जाता था। वैदिक वाङ्मय और उपनिषदों इत्यादि की रचना प्रकृति के रम्य वातावरण में की गई। गर्ग, कपिल, कश्यप तथा पराशर प्रभृति मुनियों ने पर्यावरण को जन आंदोलन के रूप में लिया। वाल्मीकि ऋषि चेतावनी देते हैं कि जो भी मेरे वन एवं अंकुर का विनाश और फल फूल आदि का अभाव करेंगे वे निश्चित रूप से श्राप के भागी होंगे। यानी जो ऋषि मुख थे उस समय उन्होंने ये बोला था कि अगर हमारे वन को जो भी नुकसान करेंगे उस श्राप के भागीदारी होंगे। ठीक है, और इसमें अब देखेंगे पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। दोस्तों पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, आप खुद सोचिए कि पर्यावरण के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं रहेगी, बच्चों को जानकारी नहीं रहेगी तो पर्यावरण, अभी कोरोना काल आया था दोस्तों, आप लोगों ने कोरोना काल देखा, उस समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी और उस समय ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता था दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सिलेंडर आपको 4000, 5000, 8000, 10,000 ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको मिलता था। क्यों, अगर एक पेड़ अगर हम लोग लगा दें, पेड़ अगर बरगद का या किसी भी चीज़ का पेड़ लगा दें तो प्रकृति ने हमें फ्री ऑक्सीजन देती है। वही अगर कोरोना काल में हम लोग देखें तो जान बचाने के लिए, व्यक्ति का जान बचाने के लिए उसको सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी और ये ऑक्सीजन आपको 8000, 10,000, 12,000 में मिलता था। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि एक पेड़ की कीमत आपके जान से है, तो हमें पेड़ प्रकृति की शिक्षा अगर जब तक नहीं रहेगी तो हम लोग पेड़ के बारे में समझेंगे नहीं, उसकी उपकरण, उसका उपयोगिता जब नहीं समझेंगे तो हम लोग नष्ट ही करते जाएंगे। तो इसलिए हमें पर्यावरण की शिक्षा अति आवश्यक है। हमें पर्यावरण नीति की आवश्यकता है क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं ये पृथ्वी के नाम से जानी जाती है। इस धरती पर बहुत से प्राणी निवास करते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर और पक्षी आदि, ये सारे इन धरती के प्राणी है। ठीक है, जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अगर ये न हो तो इस पर्यावरण में संतुलन न रह जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए, मनुष्य अगर नहीं रहेंगे तभी भी संतुलन खराब हो जाएगा, जानवर, पशु पक्षी आदि ये सारे के सारे चीज अगर नहीं रहेंगे तो अगर देखा जाए तो प्रकृति का संतुलन खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ पक्षी हैं, कोई जानवर अगर एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो हमारे पास ऐसे बहुत से प्रकृति ने पशु पक्षियों को दिया है कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उस जानवर को खाने के लिए दूसरा जानवर उसको आता है और इसको जानवर को खा करके समाप्त कर देता है। यानी ये सड़ेगा, गलेगा तो ये क्या करेगा, तो प्रकृति में प्रदूषण करेगा। इसलिए जो प्रकृति ने चीज बनाई है, जो पशु पक्षी जानवर इत्यादि जो भी चीज प्रकृति ने बनाई है वो पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रख करके प्रकृति ने बनाई है। ठीक है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात मनुष्य शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश इन 5 तत्वों के योग से बना है। अर्थात प्रकृति यदि नहीं होगी तो मनुष्य का वायु तथा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अतः पर्यावरण शिक्षा द्वारा प्रकृति की ओर लौटाने का प्रसार करना चाहिए। यानी जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से प्रकृति के तरफ व्यक्ति को झुकाव होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे पर्यावरण की संरक्षा, उसके प्रति प्रेम एवं वैज्ञानिकता पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा नंबर पर देखेंगे कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने का विश्लेषण करने तथा उसके समाधान हेतु बौद्धिक क्षमताओं के विकास हेतु तथा निर्णय लेने विषयी कौशल के विकास हेतु पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जीवन में सुख शांति के लिए भी पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, जिसमें कि
महिलाओं को, पर्यावरण शिक्षा में महिलाओं की भूमिका क्या है इसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हेडिंग देखिए, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, यानी पर्यावरण जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को देखने के लिए हम एक चार्ट आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, पर्यावरण का क्षेत्र अति व्यापक है, अतः इसके उद्देश्य की व्यापक यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन USA आर के जॉर्जिया राज्य तिवल्सी 1977 में पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया गया, जो निम्न प्रकार है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, दोस्तों पर्यावरण की शिक्षा आपको क्यों लेना चाहिए, आपके बीएड के सिलेबस में पर्यावरण की शिक्षा को क्यों सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों पर्यावरण चेतना, आपको पर्यावरण के बारे में चेतना ये हो रहा है। आप लोगों को कोरोना के समय देख लिए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने भारी से भारी आपको किल्लत ऑक्सीजन की हुई थी, ठीक है। तो हम लोग पर्यावरण के प्रति सचेत अगर नहीं होंगे, चेतना नहीं अभी से समझेंगे, तो हमें जीवन जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको पर्यावरण शिक्षा देना बहुत लोगों को जरूरी है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा के ये उद्देश्य है, ठीक है। अब दूसरा नंबर पर आप देखेंगे तो दूसरा नंबर पर पर्यावरण की समस्याओं का ज्ञान। दोस्तों पर्यावरण की समस्या क्या है इसके प्रति ज्ञान आपको जरूरी है, इसीलिए पर्यावरण शिक्षा का देना आपको उद्देश्य है, ठीक है। अब पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो समस्या के समाधान का कौशल, तीसरा चौथा नंबर पर स्वस्थ पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति व मूल्यों का विकास, और आपका पांचवा नंबर पर देखेंगे तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा की योजनाओं व कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास। ये सारे के सारे पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, ठीक है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण तथा महिलाएं। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का क्या योगदान है, यहाँ पर हम लोग देखें तो पर्यावरण संरक्षण तथा महिलाएं पर्यावरण की सुरक्षा में लिंगीय, जाति तथा क्षेत्रीय इत्यादि भेदभावों से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि यदि हम अपने पर्यावरण को निरंतर क्षति पहुंचाते रहें तो वह समय दूर नहीं है जब मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी देखा जाए तो ओजोन परवत में छिद्र हो गया है, और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं सूर्य का जो प्रकाश है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो हमारा ओजोन पर्वत है इससे छन करके जो प्रकाश है ये नीचे पृथ्वी पर आता है, जिससे कि क्या होता है अगर इसमें छिद्र हो जाएगा तो क्या होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने लगेगा। तो ये पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उनको अगर देखा जाए तो कैंसर इत्यादि बहुत सारे बीमारी उत्पन्न करेगा। तो इस ओजोन पर्वत में जो हम प्राकृतिक दोहन हो रहा है, प्राकृतिक के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इसी के कारण ओजोन पर्वत में छेद हो रहा है, और ये सूर्य का प्रकाश जमीन पर बिल्कुल डायरेक्ट जब पड़ने लगेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे, और जो मनुष्य का अस्तित्व है वो खतरे में हो जाएगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए जिसमें कि इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे वायु की थैली यानी वायु के जैसे चीन परिस्थितियां बहुत दूर न होकर निकट है, क्योंकि पानी से लेकर वायु तक हम कब तक खरीद कर ग्रहण करेंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि पानी अब खरीद करके लोग पीना शुरू कर दिए हैं, तो क्या आपको संभव है कि पानी और हवा खरीद करके आप पी सकते हैं, या बिल्कुल सब लोग इसको वियर कर यानी सब लोग खरीद पाएंगे? नहीं। तो हमें ये सचेत रहना चाहिए कि हमें प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और चीन जैसे देश में अगर देखा जाए तो वाई की थैलियां बेची जा रही हैं, ठीक है। अब चीन में यहाँ तो जैसे हम लोग ये सोच रहे होंगे आप लोग कि ये नहीं हो सकता है, हवा कैसे बेची जाएगी। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का टैंक होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वाटर बॉटल भी ट्रेन में या इधर उधर या घर पर भी वाटर बॉटल खरीद रहे हैं, पीने का पानी खरीद रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा प्रकृति दूषित हो जाएगा और हमें हवा भी खरीद करके लेना पड़े, ठीक है। तो ये प्रकृति को हमें बचा करके रखना है दोस्तों। इसके अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर कुछ ये दिया गया, अतः पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाया जाना चाहिए, जिसके लिए निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अगर हम पर्यावरण के अंतर्गत हमें विस्तृत रूप से जो इसके बचाव के लिए गुण है उसको उठाना चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये आप लोग देखेंगे।
धैर्य, क्षमता, दया तथा करुणा का गुण। जो प्रकृति के ये है, हमें धैर्य बनाना चाहिए, क्षमा, दया इत्यादि के गुण, संवेदना का गुण होना चाहिए, सृजनात्मकता का गुण, सेवा का गुण, आसपास के वातावरण के प्रति संवेदना और सुरक्षा का गुण होना चाहिए। हम लोगों को अपना सचेत होना है। सहनशीलता का गुण, प्रबंधन का गुण, मातृत्व तथा आत्मभूति का गुण और आध्यात्मिकता का गुण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और हेडिंग आ जाती है कि महिलाओं की प्रभावी भूमिका हेतु सुझाव। जो महिलाएं हैं, महिलाएं कैसे समाज के अंतर्गत पर्यावरण जो संरक्षण है इसमें अपना योगदान कैसे निभाएंगी, इसके बारे में अगर देखा जाए तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं अपनी भागीदारी वैश्विक स्तर से लेकर पारिवारिक स्तर तक कर रही हैं। एक ओर वे पर्यावरण सम्मेलनों में अपने सुझाव प्रदान करती हैं, तो दूसरी ओर नहाने से लेकर सब्जी इत्यादि धोने के पानी को बचाकर और उसकी प्रयोग सिंचाई इत्यादि के लिए भी कर रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो पीने वाला पानी है, आप लोग समझते ही हैं कि जो पानी का बूंद है, एक एक बूंद बहुत कीमती है। अगर इसको हम लोग नहीं बचाते हैं तो क्या होगा कि किसी दिन हमें पीने की पानी की किल्लत हो जाएगी। ठीक है, तो वही है, जो महिलाएं हैं, महिलाएं घर से लेकर के बाहर तक पानी को बचाती हैं। उनको बचाने का महिलाएं की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार और भी प्रभावी बने, इसके लिए कुछ सुझाव अनुरोध निम्न शब्दों से व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं वो तो अपना घर में पानी, सब्जी धोना, नहाना धोना, कपड़ा धुलना इत्यादि में जो बचाते हैं वो बचाते हैं, लेकिन और क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, और किस तरीके से बचाया जा सकता है? तो लिंगगत भेदभावों को सर्वप्रथम कम करना होगा, जिससे कि महिलाओं के विचारों और कार्यों को सम्मान प्राप्त हो सके। दूसरा आपका है, महिलाओं को विद्यालय से ही पर्यावरण से जुड़े विषयों और संरक्षणों के उपायों से अवगत कराना चाहिए। तीसरा आपका है कि महिलाओं को घरेलू कार्यकलापों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किस प्रकार योगदान देना है, इस हेतु प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार और उनके पर्यावरण शिक्षा को स्थान देना, बालिकाओं के जन्म एवं विवाह के अवसर पर एसी, फ्रिज, टीवी इत्यादि न दे करके वृक्षों का दान देना। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग देखेंगे कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल का जो दहेज लोभी युग हो गया है, उसको एसी, फ्रिज, कूलर इत्यादि ही चाहिए, भले ही ऑक्सीजन का टैंक वो 10,000। अगर आप सोचिए कि आपको कोरोना काल में जो लोग जूझ रहे थे और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, उस समय लोग यही सोच रहे थे कि कहीं से हमें ऑक्सीजन का एक टैंक मिल जाए। ठीक है, ऑक्सीजन चाहे वो कितना, उस समय आप सोचिए कि क्या आपको एसी ज़रूरत थी, फ्रिज था, टीवी था, गाड़ी था, बंगला था इत्यादि की ज़रूरत? भैया हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो चाहिए क्या? ऑक्सीजन का एक टैंक केवल चाहिए, एक बॉटल चाहिए, ताकि हम अपने गार्जियन का जान बचा सकें। तो दोस्तों, ये समझिए कि प्रकृति का कितना महत्वपूर्ण रोल है। अभी अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो बाद में चल करके बहुत पछताना होगा। आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि इससे संबंधित आज हम वीडियो नंबर 21 देखे और लास्ट आपका वीडियो नंबर 22 इस पेपर का, पेपर नंबर 2 का, बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 का 22 नंबर वाला जो वीडियो होगा, ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग पेपर नंबर 1 देखेंगे, समावेशी शिक्षा। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं और टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं, इसके साथ सी टेट, सुपर टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।